नमस्कार, सभी को नमस्कार। अब रूप बल धन पद की तरफ चलते हैं। जैसे आपने इंद्रियों के लिए काफ़ी सारी बातें बहुत फटाफट कह दी, ऐसे ही आप रूप बल धन में क्या लिमिटेशन आती है जब मैं अपनी पहचान को सुनिश्चित करने जाता हूँ, तो क्या-क्या प्रॉब्लम आती है? बहुत अच्छी बात जो आपने कही कि रूप बल धन पद ये सभी परिवर्तनशील है और मैं इससे चाहता हूँ कि मेरा सम्मान कैसा हो, स्थायी हो कि अस्थायी हो? मैं स्थायी चीज को परिवर्तनशील चीजों से पाना चाहता हूं, जो कि अपने आप में असंभव प्रयास है। जो चीजें स्वयं में परिवर्तनशील हैं, रूप बल धन और पद, उनसे मैं मेरी जिंदगी के स्थायित्व को पाना चाहता हूं। आखिर एजुकेशन ही इसका सॉल्यूशन देगी, क्योंकि एजुकेशन में हम समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र सब हम यही पढ़ा रहे हैं। तो एक बात ये समझ में आई कि परिवर्तनशील चीजों से हम स्थायित्व पाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है और इसी में हम जूझ रहे हैं। अब आपका रूप जैसा है जेनेटिकली वैसा है, अब आपको पसंद नहीं है, ऐसा क्या करेंगे? मैं ऐसे कई लोगों को देखा जिनकी हाइट मान लो कम है। हाइट का कम होने का कॉन्फिडेंस से कोई लेन देन नहीं है। जबकि मेरा ही एक मित्र है, उसको लगता है कि उसकी हाइट 5 फुट के आसपास है, उसको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सारी इतनी है कि मेरी हाइट कम है। तमाम चीजें हमको जिस तरह से परेशान करती हैं, तो ये एक तो सब्जेक्टिव है, इसमें भी वो सारी चीजें लागू होती ही है। जो मिलता है वो परिवर्तनशील है, इसमें भी निर्भरता है, सबके लिए नहीं हो सकता। सभी सफल होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं? अभी सफलता के मापदंड सभी के लिए हैं? अभी सफलता सभी के लिए उपलब्ध है कि कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध है? अभी कुछ ही लोगों के लिए उपलब्ध। हमारे डिजाइन ऐसे हैं, तो ये डिजाइन फॉल्ट भी है, जिसको हमको मानव समझ में आएगा तो डिजाइन फॉल्ट को भी कैसे हैंडल करेंगे वो भी समझ में आएगा। फिर से वही कहूंगा, इधर जितनी पहचान को सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं, उतना जीने के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता चला जाता है। जो आदमी पद से केवल अपनी पहचान को मानेगा, इसका मतलब उसकी मानसिक स्तर, उसका अपना चेतना का स्तर कैसा है? उसको संबंध की समझ है कि उसको केवल पद के लिए मान्यता है? यदि कोई पद के आधार पे अपनी पहचान को मानेगा तो संबंध को इंपॉर्टेंस देगा, तो जीने के नजदीक आएगा कि जीने के दूर आएगा? तो बेसिकली रूप बल धन पद, ये चारों चीजें हमारे लिए स्वयं में विश्वास दे रही कि स्वयं में अहंकार दे रही। ये अपने आप में रिलेटिव है, सापेक्ष है। इसकी वजह से कंपैरिजन में जाते हैं। ये जो सबसे बड़ा इसमें दोष है कि जब भी सापेक्षता मेरी पहचान का आधार होगी, वो मेरे लिए समस्या खड़ी कर रही है। रूप की तुलना होगी कि नहीं होगी, धन की, बल की? तो सूत्र क्या निकला कि जब हमारे पास कोई चीज के लिए एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं है, तब मेरे को कंपैरिजन में बाय डिफॉल्ट जाना ही पड़ेगा। मेरी पहचान का किसी चीज को पहचानने के लिए जब हमारे पास कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं मिलेगा, तो बाय डिफॉल्ट मेरे को अपने आप को अच्छा कहने के लिए किसी के कंपैरिजन में बताना पड़ेगा कि मैं उससे ज्यादा हूं। ये मेरी पहचान का आधार बनेगा। जैसे रूप, विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति किसको कहेंगे? ठीक है, किसी को नहीं कह सकते। तो सुंदरता का कोई यूनिवर्सल आधार नहीं हो सकता है, और हर माँ को अपना बच्चा सुंदर ही लगता है। जिसको जिससे प्यार हो जाता है तो बाकी लोग कहते हैं पागल बन गया, उसको तो ठीक ही लगता रहता है। तो इससे समझ में आया कि जिन चीजों में कोई एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं होता है, इसका मतलब वो किसी पहचान के आधार भी नहीं होते हैं। तो मेरा चेहरा क्या है? ये मात्र मेरा आईडी है। तो इसका काम केवल आईडी है। ये तो नेचर की इतनी सुंदर व्यवस्था है, सबके चेहरे एक ही जैसे होते तो क्या होता? तो इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज को फिर हम वहीं तक बना के रखेंगे। शरीर का मतलब क्या है? धन और पद का पर्पस क्या है? रूप बल और धन का पर्पस क्या है? हर आदमी किसी रूप के साथ है, हर आदमी किसी बल के साथ है, हर आदमी के पास खाने पीने का कोई जुगाड़ होता ही है। इसका वो क्या करे? समाज के लिए उपयोगी होने की कोई योग्यता चाहिए ना। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आदमी पे कोई फल लगता है, और आदमी का फल है कि उस पे बुद्धि रूपी, आचरण रूपी, ज्ञान रूपी कोई फल लगता है। रूप बल धन का इतना ही मतलब है कि मैं बुद्धि को पा जाऊं। बुद्धि का मतलब है जहां बोध होता है उसका नाम बुद्धि है। बोध का मतलब जो जानना है, उसका एग्जिस्टेंशियल रियलिटी जैसी है उसको वैसा जानना, उसका नाम बोध है। जानने का एक्सप्रेशन जीना है, जीने का एक्सप्रेशन शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त परिवार है। ये बुद्धि का मतलब है। तो बुद्धि का मतलब क्या हुआ? आपकी बुद्धि जागृत हुई, इसका पहचान क्या है? इसका प्रमाण क्या है?
बोध हो जाए। बोध होने का प्रमाण क्या है? जानना हो जाए। मैंने जाना, इसका प्रमाण क्या है? जीना हो जाए। जीने का प्रमाण क्या है? परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए। ऐसा हो गया, इसका प्रमाण क्या है? समाज भय से मुक्त होने लगे, दूसरे परिवार भी ऐसा ही होने लगे। अभी हमारे पास बुद्धि है। वर्तमान शिक्षा ने बुद्धि का कोई काम अभी तक नहीं किया। समाज में भी कोई खास काम बुद्धि पे नहीं हुआ। हम केवल कंडीशनिंग में जीते हैं। वर्तमान पूरी शिक्षा मेमोरी और लॉजिक पे बेस्ड है। जैसे बच्चा 12th का जेई का एग्जाम देके आता है ना, वो अपने मार्क्स गिन के बता देता है मेरा रैंक कितना आएगा। आईएएस के बारे में कहा जाता है कि एग्जाम देने के बाद में आदमी नहीं कह सकता कि होएगा कि नहीं होएगा। आप बेहतर बता पाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा चीजें इंफॉर्मेशन है और आईआईटी शुद्ध लॉजिक है, और ये बहुत सारा सब्जेक्टिव और बहुत सारा इंफॉर्मेशन और बहुत सारा अलग तरह का काम है। तो इसका मतलब है कि वर्तमान पूरी की पूरी शिक्षा लॉजिक और मेमोरी से आगे नहीं जाती है। जिंदगी लॉजिक और मेमोरी के ऊपर है। इसलिए बुद्धि जागृत हो, इसको एजुकेशन में लाने की जरूरत है। बुद्धि का मतलब है बोध, बोध का मतलब है जानना, जानने का मतलब है जीने की योग्यता, जीने की योग्यता का मतलब है कि मेरे को मेरे भाव और विचार की गाड़ी चलानी आती है। मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई हो, वो मेरे को आता है। ये काम आता है तो इसका नाम बुद्धि जागृत हुआ। ये काम नहीं आता है तो इसका मतलब बुद्धि जागृत अभी नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति को जॉब से मन उबता है, व्यापार से मन उबता है, अब ऐसे बहुत लोग दिखने लगे हैं, वो कहाँ जाता है? वो किसी एनजीओ में घुस जाता है या वो किसी साधना में चला जाता है। आप एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखोगे, ये एडवेंचरस गेम्स भारत में पैदा नहीं हुए, ये हमेशा किसी दूसरे कंट्रीज से आए। भारत में क्यों नहीं हुए? आदमी के खुश होने का ये 4 ही आधार है जब तक वो शरीर मान के जीता है। तो एक आदमी आहार से बोर हो गया, निष्कर्ष आ गया कि आहार सुखी होने का आधार नहीं। सो के देख लिया, ये भी सुखी होने का आधार नहीं है। खूब भोग करके देख लिया, ये भी सुखी होने का आधार नहीं है। अब क्या बचा? भय, मैं नहीं डरता हूं, इसका नाम एडवेंचरस गेम्स। इसको फील करना की जो खुशी है, ये एडवेंचरस गेम्स है। तो ये एडवेंचरस गेम्स वहां से, अब आपको पता चलता है कि कौन चीज कहां से आ रही है। हमारे यहाँ क्यों नहीं एडवेंचरस गेम्स आए? जब भी कोई आहार निद्रा प्रजनन से बोर हुआ, वो किसी साधना में चल देता है, किसी ज्ञान में चल देता है, किसी एनजीओ में चल देता है, किसी सेवा में चल देता है। यहाँ बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। जहां ये दरवाजे खुले नहीं थे वहां वो एडवेंचरस गेम्स में गए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? तो इंद्रियों से सुखी होने जाएंगे तो फाइनली गाड़ी कहां लैंड करेगी? फाइनली गाड़ी संबंध गया। देखो आप अपने बीच में लोगों को देख लीजिए, जिन्होंने सारी जिंदगी केवल पैसे को, मेरे दोस्त हैं जिन्होंने केवल पैसे को प्रायोरिटी दिया, ना पत्नी के साथ संबंध बचा, ना अपने ससुराल के साथ बचा, ना दोस्तों के साथ बचा, और 50 तक पहुंचते पहुंचते सारा खेल खत्म, और ना शरीर बचा, क्योंकि आखिर शरीर की भी सीमा है। और जब रात दिन आप बहुत नेगेटिव सोचते हो तो आप किसी को निपटाते हो तो कोई आपको भी निपटाता है। जो लोग ठीक ठाक रहते हैं वो आपसे पहले ही दूर हटने लगते हैं, तो आप एकदम अकेले अपने आप को। तो फाइनली कहाँ पहुंचते हैं? और यदि ये केवल मेरे पहचान का आधार है तो 3 गिफ्ट हमको फ्री में मिलता है। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, और भविष्य की चिंता। यही अपने भीतर सारा युद्ध और संघर्ष है। यही युद्ध और संघर्ष बाहर भी दिखाई देता है। तमाम सब जगह हालत देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज की हालत देख लीजिए, अपने डिपार्टमेंट्स में जहां जहां झंझट चलते हैं सब जगह हालत देख लीजिए। सभी जगह हमारे भीतर और बाहर यही युद्ध और संघर्ष चलता है। ऊर्जा का बड़ा हिस्सा हम अपने में जूझ रहे हैं, अपनों से जूझ रहे हैं। मानसिकता ऐसी है तो रिजल्ट यही आएगा, ये पहले से निश्चित है। तो इसको बोल रहे हैं जिंदा रहना, इसको बोल रहे हैं जीना। शिक्षा का लक्ष्य मात्र जिंदा रहना होगा, मात्र स्किल डेवलपमेंट होगा, कि शिक्षा का लक्ष्य जीना होगा? जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है, लेकिन जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जीना उसमें शामिल नहीं है। ये क्लैरिटी भी हमारी बन रही। तो अब ये समझ में आ गया कि वर्तमान पूरी शिक्षा किस बात की दे रहे हैं हम। तो जिंदा रहने की शिक्षा स्कूल कॉलेज में ठीक से नहीं मिल रही है तो हम प्राइवेट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, ऐसे तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जब हम वहां जा रहे हैं तो वहां हमको पढ़ाई ठीक नहीं मिल रही है तो वो बच्चे साथ में कोर्स कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आईटी और कंप्यूटर्स का बहुत ज्यादा है।
जो कॉलेज का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है उसमें वो कोर्स उपलब्ध ही नहीं है जो रेगुलर जिंदगी में काम आते हैं, इसलिए वो इंजीनियरिंग करने के बाद में 1-2 साल का बाहर इस तरह के कोर्सेज करते हैं, तो वो इंडस्ट्री के लायक हो जाते हैं। तो ये सारी कहानी स्किल डेवलपमेंट की। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक की पूरी शिक्षा को कहाँ डालेंगे? कैसी शिक्षा है वो? जिंदा रहने की शिक्षा है कि जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के काम नहीं आता। खूब असहमत होके देख लीजिए, जितना दम लगाना है लगा लीजिए। ये लाइन स्वीकार होती है, समझ में आती है तो जिंदगी शुरू होती है। कौन सा इंद्रिय सुख ऐसा है जिसके आधार पे मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे, मेरा परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाएगा। पूरी धरती की रजिस्ट्री आपके नाम कर दी जाए तो आपके भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे। आपको देश का सीएम पीएम बना दिया जाए तो आपके भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो जाएंगे। तो इससे ये समझ में आया कि दुनिया का कोई भी सुख ऐसा नहीं है, कितना पैसा आपके पास हो कि आपकी पत्नी आपके बच्चे हमेशा आपको प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे और कभी झंझट नहीं होगा। कितना पैसा होने से कभी भी भविष्य के लिए आर्थिक असुरक्षा का भाव नहीं आएगा, दूसरे को देख के कभी कंपैरिजन नहीं होगा। तो इससे यह समझ में आया कि इंद्रियों का कोई संसार जीने को छूता ही नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव है। जितना मैं इंद्रियों के मामले में अनियंत्रित होता हूं, जितना मैं सेल्फ कंट्रोल मेरा नहीं रहता है, उतना मैं स्वयं के प्रति अविश्वास में घिर जाता हूं। खुद के भीतर ही ग्लानि लगती है, यार मेरा अपने आप पे कोई नियंत्रण नहीं। तो इंद्रियों का संसार अच्छा लगता है, इसलिए इसको बोला अच्छा लगना और इसको बोला अच्छा होना। लगने का संसार होने को छूता ही नहीं। तो साधन की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण मैं दुखी हो सकता हूं। खाने को ही नहीं मिलेगा, मकान अपना नहीं रहा, ये संभव है। लेकिन सारी धरती की संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में उसके भाव और विचार को स्थायित्व दे सके, ऐसी कोई औकात उसमें नहीं। दुनिया का कोई पद ऐसा नहीं है जो आपके भाव और विचार को स्थायित्व दे सके। और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति का मैडम का झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब आप इंग्लिश में लड़ो कि फ्रेंच में लड़ो कि हिंदी में लड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़ाई भी अनेक भाषाओं में हो सकती है, कोल्ड वॉर भी हो सकती है। तो अब ये निष्कर्ष अपने तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। उधर नो एंट्री का बोर्ड है, प्रवेश ही नहीं है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? असहमत होके देखो, बोल के देखो इस पे कुछ नहीं, छूता नहीं है। अभी आपको वो जीने की दुनिया का, भाव की दुनिया का थोड़ा सा और अभी एक्सपोजर आएगा और थोड़ा सा उसको फील फिर से सुन लो। कौन सा इंद्रिय सुख ऐसा है जिसको पाके भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाऊंगा? कौन सा रूप बल धन ऐसा है जो मेरे को इन तमाम चीजों से मुक्त कर दे, मेरा परिवार हमेशा के लिए शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाए, ये समाज भय से मुक्त हो जाए? साधन की कमी दुख का कारण बन सकती है, सुविधा का भोग अच्छा लगने की सीमा में हो सकता है, लेकिन वो अच्छा होने को कनेक्ट कर पाए ये उसकी हैसियत नहीं, वो दूसरी दुनिया है। क्यों नहीं हो गए हम? जैसे जैसे एजुकेशन आगे बढ़ी है, धन और पद आगे बढ़ा है, हमारा आदमी के साथ जीने का विश्वास बढ़ा है कि साधन के साथ जीने का विश्वास बढ़ा है? हमको अपने पे विश्वास ज्यादा है कि अपने शरीर पे विश्वास ज्यादा है? शरीर को चमका चमका के हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा सम्मान आ जाएगा और उसी को सेलिब्रिटी बोल रहे हैं। सोचना पड़ेगा ना भाई, जिस हम फैशन परेड की बात करते हैं, जिस तमाम चीजों की, यदि गली मोहल्लों में ऑर्गेनाइज हो तो कैसा लगेगा? गली मोहल्ले में रैंप वॉक हो रहा है तो कैसा रहेगा? तो बहुत सारी चीजों को जब हम ग्लैमराइज करके देखते हैं तो हम उनको एक तरह से जस्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि जिन नामों को हम बड़ा मान रहे होते हैं वो नाम उसमें शामिल हो जाते हैं। उसी चीज को अपने घर में सोच के देखें, अपने मोहल्ले में सोच के देखें, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, इसका औचित्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं स्वयं में कोई सम्मान की चीज हूं, मैं स्वयं में कोई विश्वास की चीज हूं, इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं किस गाड़ी से जाऊंगा, इसको देख के लोग मेरा सम्मान करेंगे, ये मानसिक दिवालियापन है कि नहीं है? मेरा कोई सम्मान नहीं है, मेरे पद का सम्मान है। यदि कोई व्यक्ति पद से सुशोभित होता है
तो पद छोटा है कि व्यक्ति छोटा है? पद बड़ा है कि व्यक्ति बड़ा है? यदि किसी व्यक्ति के किसी पद पे बैठने से पद सुशोभित होता है तो दम की बात। आयुषी डबास एक लड़की अभी आईएएस में सेलेक्ट हुई इसी बैच में, वो मेरी स्टूडेंट रही स्कूल डेज में और डीओई में 12-15 साल टीचर भी रही। पर आयुषी को कितने लोग जानते थे? बस वो 2-4-5 जो एरिया रहा होगा। अब जिस दिन से आयुषी का रिजल्ट आया है उसके सम्मान समारोह की लाइन लगी हुई। तो जिस स्कूल में वो स्टूडेंट थी उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसको बुलाया, तो वहां किसी एक सज्जन ने कोई शिविर किया होगा या तो उसने कह दिया भाई तुम आयुषी का सम्मान कर रहे हो या आईएएस का कर रहे हो? आयुषी तो पहले भी थी, तुम तो इसलिए कर रहे हो कि कहीं ये डीसी बनकर आ गई और तुम्हें अपना लैंड यूज चेंज कराना होगा तो आयुषी के पास जाना पड़ेगा। इसमें पॉजिटिव बात करें तो पॉजिटिव पार्ट इसमें यह है कि उसने एक तरह के मापदंड को क्रॉस करके अपने आप को बताया कि देखो मैं इसके लिए कैपेबल, तो ये इसमें पॉजिटिव बात। लेकिन अल्टीमेटली तो उसको कहीं बैठ के डिलीवर करना है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि वाला पार्ट अवेलेबल। मेरा ईमानदार होने का मतलब है कि मैंने पैसे के मामले में गलती नहीं किया है, लेकिन जिंदगी की समझ मुझको है, शिक्षा की समझ मुझको है। एक कोई व्यक्ति मान लीजिए मंत्री हो जाए और वो कहे कि मैं बिल्कुल पैसे का मिसयूज नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल उसको सही यूज करूंगा, लेकिन उसको एजुकेशन की समझ नहीं है, क्या वो एजुकेशन को खड़ा कर पाएगा? तो हम माँ बाप ने भी चाहे इतना ही किया है कि हमने बहुत मेहनत के साथ पैसा कमाया। अभी आप बताइए, हमने अपने बच्चों के जिंदा रहने में सहयोग दिया कि जीने में सहयोग दिया? जिंदा रहने में सहयोग दिया। हमने तो कोई अपने माँ बच्चों के साथ गलती नहीं किया, फिर भी हमारे बच्चे हमारे बीच में दूरी आ गई। हमने तो अपने पति पत्नी के बीच में यही चाहा है कि हम प्यार से रहें, फिर क्यों हम प्यार से नहीं रह पा रहे? गलतियां ना करने का मतलब गलतियां ना करना है, गलतियां ना करने का मतलब ठीक होना नहीं है। तो यदि मेरे पास एजुकेशन की समझ नहीं है, यदि मेरे पास जिंदगी की समझ नहीं है, तो मैंने अपनों से दुख पाया है और अपनों को दुख दिया है, चाहे मैंने जिंदगी उनके साथ कुर्बान कर दी है। ना मैं खुश हूं ना वो खुश है। तो आपने जितना जीना बताया था, क्या बताया था, अब याद करो। अब ये समझ में आता है कि 3 तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग हैं जिनको हम कह रहे हैं संवेदनहीन। मैं सुखी हो जाऊं, मैं सफल हो जाऊं, उसके लिए आप सुखी होते हो बर्बाद होते हो, इससे मेरे को कोई लेन देन नहीं है। इसका नाम अंतिम सीमा पे संवेदनहीनता का ये अंतिम लेवल है। इसके बाद कुछ लोग संवेदनशील हैं। संवेदनशीलता 3 तरीके से है। संवेदनशीलता मोहवश भी होती है ना, और ये पशुओं से हमको दिखाई देती है कि पशु भी संवेदनशील होते हैं अपने बच्चों के लिए। फिर वहां से ये मानव में जब आती है तो मानव में ये फर्क है कि पशु केवल दूध पीने तक के रिश्ते में संवेदनशील होते हैं, मानव ने जिसको अपना मान लिया उसके साथ वो संवेदनशीलता से व्यक्त होता है। तो अपने परिवार के लिए हम संवेदनशील हैं तो मोहवश भी हो सकते हैं। तो सही मायने में हमारी संवेदनशीलता का सही प्रमाण ये है कि अपने परिवार के खून के रिश्ते और मित्र के रिश्तों के बाहर जाके भी हम अपने तन मन धन का नियोजन करते हैं। तो संवेदनशीलता का मतलब है दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में प्रसन्नता पूर्वक अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का नियोजन करते हैं। मैंने एक बच्चों को फ्री में पढ़ा दिया, उससे उनको जिंदा रहने में मदद किया कि उनके जीने में मदद किया? अभी की शिक्षा से उसको एक जॉब मिल जाएगी तो उसके जिंदा रहने में मदद किया। मैंने एक हॉस्पिटल खोल दिया, मैंने और कोई सेवा का प्रकल्प खोल दिया। सेवा का सारे प्रकल्प का इतना मतलब है, मैंने वृद्धाश्रम खोल दिया, मैंने एक स्कूल खोल दिया, चैरिटेबल खोल दिया, फीस बहुत कम लिया, मैंने उससे प्रॉफिट नहीं लिया। ये सारे काम किस तरह के हैं? ये संवेदनशीलता के काम है, इनकी जरूरत है, इनको अप्रिशिएट किया जाए। फाइनली मैंने एक स्कूल खोल दिया, उससे मेरे भाव और विचार हमेशा के लिए सुखदायी हो गए और मेरा परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो गया। ऐसा होने वाला है क्या? मैंने 1947 में एक बार ब्लड डोनेट किया था और उसकी वजह से आज तक मेरे भाव विचार एकदम स्थिर हो गए हैं, और मेरी पत्नी पता चले उसी बात पे लड़ रही है कि खून वहां क्यों दे आए। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि संवेदनशीलता संवेदनहीनता से आगे है,
एप्रिशिएबल है, ये जीने के निकट है, लेकिन जीना अभी नहीं है। कि मैं कब संवेदनहीन होता हूं, किसके लिए संवेदनशील होता हूं और क्यों होता हूं, ये तीसरी चीज है जिसको कह रहे हैं संज्ञानशील। संज्ञानशीलता का मतलब है मेरे भाव और विचार पे मेरा नियंत्रण है, वो हमेशा के लिए सुखदायी हो, मेरे पास मैं हमेशा समाधान के साथ हूं, मुझे मानव के साथ संबंध में तृप्तिपूर्वक जीना आता है, अभाव मुक्त होकर जीना आता है। जीने का स्वरूप सभी पूरे विश्व के सभी परिवारों के लिए एक होगा कि अलग अलग होगा? तो जीने की दुनिया धरती के सभी लोगों के लिए हमेशा एक है। पुरुष को पहले समझ में आएगा कि स्त्रियों को पहले समझ में आएगा? पढ़े लिखे को पहले आएगा कि अनपढ़ को पहले आएगा? कुछ पैरामीटर काम नहीं करेगा। अमेरिका पहले समझेगा कि हिंदुस्तान पहले समझेगा कि पाकिस्तान पहले समझेगा कि जर्मनी पहले समझेगा? कुछ नहीं बोल सकते। तो एक ही बात समझ में आती है, जो ध्यान देगा वो समझेगा। विश्वास सम्मान के साथ संसार के सभी लोग जीना चाहते हैं। तो जीने की दुनिया वो जगह है जहां सारे लोगों की चाहत एक है, उनकी आवश्यकता एक है, उसके जीने का स्वरूप एक है, उसके लिए समझ एक है, उसके लिए यात्रा एक है। जीने जिंदा रहने का स्वरूप सबके लिए एक जैसा रहेगा पूरी दुनिया में कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। कोई खेती करेगा, कोई गाय पालेगा, कोई आईटी में करेगा, कोई रोबोटिक्स करेगा, कोई कुछ और करेगा। तो दुनिया में भौगोलिक स्थितियों के अनुसार, देश काल परिस्थितियों के अनुसार जिंदा रहने के काम बदलते रहेंगे। ये किसी प्लेनेट पे अलग अलग होते रहेंगे, लेकिन जीने का स्वरूप किसी भी धरती पे मिलेगा तो एक ही मिलेगा। हर मानव भाव और विचार की स्टेबिलिटी चाहता है, हर परिवार शिकायत मुक्त अभाव मुक्त होकर जीना चाहता है, समाज भय से मुक्त होकर जीना चाहता है। और तो यहाँ पे शिक्षा का फाइनली शिक्षा से क्या आउटपुट हम चाहते हैं? तो हम 20 साल के युवा को आउटपुट को कैसा देखना चाहते हैं? तो संज्ञानशील होने के लिए पहला कहा कि मानव में समाधान, मानव में समाधान हो, मानव में समाधान। वो सॉल्यूशन की फैक्ट्री है, किसी भी सिचुएशन में उसके पास सॉल्यूशन है। मानव में समाधान हो, परिवार में समृद्धि हो, समाज में अभय हो और प्रकृति में सहअस्तित्व। धरती के सभी मानव के लिए इसी को बोला मानव लक्ष्य। तो सभी धरती के सभी मानव का लक्ष्य एक है, वो अपने में समझ के भाव और विचार की समझ के साथ हो। उसकी ये समझ का प्रमाण कहाँ मिलेगा? समझना स्वयं में होता है, जीना परिवार में होता है। तो परिवार में समाधान और समृद्धि ऊपर वाला नीचे इंपोर्ट हो ही जाता है। तो परिवार के सभी लोग समझदार हों, परिवार अपने में समृद्धि के भाव से जिए। ऐसा परिवार जब समाज में दिएगा तो क्या करेगा? समाज के सभी लोगों में समाधान होगा, सभी परिवार समृद्धि के साथ होंगे, ऐसा समाज भय मुक्त होगा। ऐसे लोग जब प्रकृति के साथ जिएंगे तो प्रकृति में संतुलन पूर्वक जिएंगे। तो शिक्षा का लक्ष्य क्या हुआ? मानव लक्ष्य की पहचान और मानव लक्ष्य के अनुरूप अपने में योग्यता को पा सके। मानव लक्ष्य को साकार करने की योग्यता को पा लेने का नाम शिक्षा है। इसके लिए मैं 20 साल लगाता हूं कि एक अच्छे पति की कोई परिभाषा नहीं, एक अच्छे मानव की भी कोई परिभाषा नहीं कि अच्छा आदमी किसको बोलेंगे। हमारे बीच में झगड़ा भी इसी बात का है। किसी पॉइंट ऑफ व्यू में पति को लगता है मैं ठीक हूं, पत्नी को लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं। कभी माँ बाप को लगता है हम ठीक है, बच्चों को लगता है ये ठीक नहीं है, वो हमको नहीं समझ पा रहे। और कभी मुझको मेरे भीतर ही लगता है कि ये ठीक है कि ये ठीक है, करूं कि नहीं करूं, उचित है कि अनुचित है। अंदर भी चलता है ये कॉन्फ्लिक्ट, बाहर भी चलता है। तो इसका मतलब है कि अपने आप को ऑथेंटिकेट करने की, अपने आप को सही पहचानने की, सही ठहराने की एक नेचुरल चाहना मानव में है।
तो यदि कोई सही गलत का कोई यूनिवर्सल आधार होगा तो हम साथ मिलके चल सकते हैं, नहीं तो एक घर के नीचे भी हम साथ मिलके नहीं चल पाएंगे। और घर के नीचे छोड़िए, मैं अकेले में भी मेरे को कंफ्यूजन होता है कि मैं ठीक हूं कि नहीं। मानव का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम मानव के बारे क्या मानते थे? मानव को हम एजुकेशन में क्यों नहीं ला पाए? क्योंकि हम ये बोलते थे कि मानव का सब कुछ सब्जेक्टिव है, अलग अलग है, मानव की समझ अलग अलग है। ये मानव की कौन सी समझ अलग है और कौन सी समझ एक हो सकती है? अब ध्यान जा रहा है? मानव की कौन सी समझ अलग अलग है? स्किल्स वाली। तो जिंदा रहने के मामले में हमारा सब कुछ अलग अलग ही रहने वाला है, नेचर में ऐसी ही व्यवस्था है। सभी को एक टाइम पे सोएंगे, सभी को एक कलर का कपड़ा पहनेंगे, सभी को एक तरह का भोजन करेंगे, सभी को एक ही लैंग्वेज बोलेंगे, है ना, सभी को 4 रोटी खाएंगे, सभी को इतना ही नमक खाएंगे, सबके नैन नक्श एक जैसे हैं। बोले आदमी एक है क्योंकि खून का रंग लाल होता है, तो भैंस का भी खून का रंग लाल होता है। इससे मानव और भैंस एक नहीं हो जाते। तो खून के रंग से आदमी की समानता का कोई लेन देन नहीं है। तो धीरे से ये बात समझ में आया कि जिंदा रहने के धरातल पर हमारे शरीर का, किसी एक शरीर का कोई भी पैरामीटर दूसरे शरीर के पैरामीटर से मैच नहीं करेगा, खून भी नहीं करेगा। भाई मेरे ब्लड में वो व्हाइट सेल्स और क्या रेड सेल्स, प्लेटलेट्स, क्या क्या है ना, क्या सबका क्या हमेशा मेरे ही का एक जैसा नहीं रहेगा? हीमोग्लोबिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो ये सारी चीजें परिवर्तनशील है ही। तो भौतिक रासायनिक संसार परिवर्तनशील है क्योंकि बेसिकली परमाणु का स्ट्रक्चर ही भौतिक रूप में परिवर्तनशील है। जो आज लोहे का परमाणु है वो कल कार्बन का परमाणु हो सकता है। तो जड़ संसार से बनी हुई सारी रचना एटम से बनी हुई रचनाएं हैं। एटम अपने आप में परिवर्तनशील है, इसलिए भौतिक एटम से बनी हुई तमाम रचनाएं परिवर्तनशील रहेंगी, वो एक कभी नहीं हो सकती। जिंदा रहने की जगह की जब हम बात करेंगे तो उस मामले में अब हमारा सुख कहां से आता है? इंद्रियों से आता है। तो इंद्रियों से सुख के मामले में सबका कॉन्सेप्ट एक जैसा रहेगा कि अलग अलग रहेगा? इसमें हम एक नहीं हो सकते हैं। अब मेरा सम्मान कहां से आता है? रूप बल धन पद से आता है। तो रूप बल धन पद को लेके सबकी पहचान का कॉन्सेप्ट एक रहेगा कि अलग अलग रहेगा? अलग अलग ही रहेगा। और फिर हम अलग अलग कंडीशनिंग से आते हैं। धरती के सभी मानव में कल्पनाशीलता है और वो अक्षय है। अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होती है। धरती के सभी मानव में कल्पनाशीलता है जो कि अक्षय है, और ये पूरी सृष्टि नियमपूर्ण है। एक छोर ये है कि मानव में समझने की असीम ताकत है, दूसरा छोर ये है कि प्रकृति समझने के लिए अपने आप में एक प्रस्ताव है। ये कल्पनाशीलता का वास्तविकता के साथ में तदाकार हो जाना, इसका नाम ज्ञान है। तो अब बताइए सृष्टि कैसे बनी? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध के लिए अलग अलग होगा कि प्रकृति का कोई एक नियम होगा? हम व्याख्या कुछ भी करते रहें, एटम है तो है, हम समझें कि नहीं समझें, सेल है तो है, हम समझें कि नहीं समझें, मानव है तो है, हम समझें कि नहीं समझें, हम केवल उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और यदि हमारा एक्सप्लेनेशन ठीक है तो एटम, यदि एटम है वो धरती के सभी मानव के लिए उसका स्वरूप एक जैसा होगा। यदि हम फाइनली पहचानेंगे कि अलग अलग होगा। एटम के 6 मॉडल आए, नील्स मॉडल, रुदरफोर्ड मॉडल और बोर्स मॉडल। फाइनली ये सारे मॉडल क्या चीज है? हम धीरे धीरे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने थोड़ा सा पहचाना, कल थोड़ा सा और पहचाना, फाइनली और पहचाना। जिस दिन कंप्लीटली पहचान पाएंगे उस दिन वो मॉडल एक होगा कि 6 मॉडल होंगे। अस्तित्व में सच्चाई शाश्वत है। मानव उसको पहचानने का प्रयास करता हुआ लगातार आया है। जब किसी चीज को पूरी तरह से पहचान लेता है वहां वो स्थिर हो जाता है और उसकी निरंतरता हो जाती है। तो हमने क्या क्या पहचान लिया? हमने कपड़ा पहचान लिया, हमने खाना पहचान लिया, हमने मकान पहचान लिया, हमने गाड़ी पहचान ली। जिन चीजों को हमने ठीक से पहचान लिया, हमने भाषा को पहचान लिया। कोई भी जगह हो, कोई भी एक भाषा से आदमी बात करता है। तो इसका मतलब हो गया कि सही को पहचानना और उसकी निरंतरता होती है। जब तक हमने सही को नहीं पहचाना तब तक अलग अलग थियरीज रहेंगी कि नहीं रहेंगी? 6 अंधों ने हाथी देखा। 6 अंधों ने हाथी देखा तो कैसा देखा? किसी ने पूंछ देखी, बोले रस्सी के जैसा होता है। किसी ने टांग देखी, बोले पिलर जैसा होता है।
किसी ने पेट देखा, बोले दीवार जैसा होता है। किसी ने कुछ और देख के बोल दिया। यदि इनकी आंख खुली होती तो इनको एक जैसा दिखता कि अलग अलग दिखता? एक ही दिखता। इसलिए सूत्र है, मानव जाति सही में एक और गलती में अनेक होता है। किसी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का इंटरनेट पे लाखों लोग एक साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जिनका आंसर सही होगा एक आएगा कि अलग अलग आएगा? जिनका गलत होगा उनका एक आएगा कि अलग अलग आएगा? तो मानव गलती में अनेक होता है, सही होता है तो एक ही होता है। दुनिया में जो कुछ भी नेचर में है वो नियमपूर्ण है। सृष्टि की रचना कैसे हुई इसका भी कोई नियम होगा। सृष्टि को कोई बनाने वाला है कि बनी है, उसका भी कोई स्वरूप होगा। और फाइनली मैं हूं, ये सोचने विचारने की क्षमता मानव में जहां है, उसका भी कोई निश्चित स्वरूप होगा। जब तक हम उसको नहीं पहचानेंगे तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग व्याख्या करते रहेंगे। आखिर हम ये सब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्यों पहचानने की कोशिश कर रहे हैं? मानव क्यों सब कुछ जानना चाहता है? जिज्ञासु है। उसकी जिज्ञासा का तृप्ति क्या है? उसकी जिज्ञासा का अर्थ क्या है? उसकी जिज्ञासा का प्रयोजन क्या है? पर्पस क्या है? अपने आप को पहचानना, पूरी सृष्टि को पहचान ला, और पहचान लिया क्या होगा? ना पहचानने के कारण जिस अतृप्ति के साथ वो जीता है, पहचानने से उस तृप्ति और तृप्ति की निरंतरता को पा जाता है। वो जो मानव पे लगने वाला फ्रूट है, उस फ्रूट को पहचान लिया, फिर हमारा सही अर्थों में जीना तो उसके बाद होता है, उसके पहले तो सब हिट एंड ट्रायल है।